अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुज़म्मिल शाह। नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बाद रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन इस वक्त चीन के दौरे पर मौजूद हैं जहां सदर शी जिनपिंग ने इनका रेड कारपेट इस्तकबाल किया। सदर पुतिन के दौरे को इस वक्त खासी अहमियत दी जा रही है क्योंकि अब देखना यह होगा कि हालिया ईरान अमरीका क्राइसिस के बाद चीन और रूस के ताल्लुकात खित्ते में अमरीकी बालादस्ती के लिए मज़ीद चैलेंजिंग हो सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के चीन के दौरे से यह एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि दोनों ममालिक पावर ऑफ साइबेरिया 2 नामी गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट पर कोई नई इन्वेस्टमेंट करेंगे, मगर दोनों ममालिक का जो मुश्तरका एलामिया जारी हुआ इसमें कोई बड़ा ऐलान नहीं हो सका। दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की बंदिश से चीन रूसी तेल और गैस पर पहले से कहीं ज़्यादा इन्हिसार कर रहा है। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप जो मुख्तलिफ मौक़ों पर कह चुके हैं कि रूस और चीन को जियो पोलिटिकली अलहदा करना इनकी एक बड़ी प्रायोरिटी है, यूँ मालूम होता है कि वो इसमें नाकाम दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा अगर ईरान क्राइसिस की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप ईरान को एक और थ्रेट दे चुके हैं कि ईरान के पास मुआहिदा करने के लिए सिर्फ 2 से 3 रोज़ बाकी बचे हैं, वरना वो इनको एक बड़ा थ्रेट कर सकते हैं। सदर ट्रंप ने वाइट हाउस में सहाफ़ियों को यह बताया कि वो पीर को ईरान पर हमला करने से सिर्फ 1 घंटा दूर थे। इसके अलावा उन्होंने ईरान के जौहरी हथियारों के बारे में ये कहा कि अगर ईरान के पास जौहरी हथियार हुआ तो वो सबसे पहले इजराइल को निशाना बनाएगा, इसलिए ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इन धमकियों के जवाब में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने यह बयान दिया कि अगर अमरीका दोबारा ऐसा कोई हमला करता है तो उन्हें बहुत से सरप्राइजेज़ मिलेंगे। इसके अलावा डिप्लोमेटिक एफर्ट्स की बात की जाए तो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी एक दफ़ा फिर ईरान के दौरे पर पहुँच चुके हैं। इससे यूँ लग रहा है कि रियल टाइम डिप्लोमेसी में पाकिस्तान मुसलसल अपना किरदार अदा कर रहा है। क्या वो दोनों ममालिक के दरमियान कोई डेडलॉक ख़त्म करने में कामयाब होगा? इन तमाम मौज़ूआत पर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। कामरान यूसुफ साहब ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर तजिया निगार हैं। इसके अलावा बैनुल अक़वामी अमूर की माहिर डॉक्टर शाज़िया चीमा साहिबा मौजूद हैं और वाशिंगटन से सीनियर जर्नलिस्ट फैज़ रहमान साहब ज्वाइन कर रहे हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। फैज़ साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। डोनाल्ड ट्रंप का एक और बयान हमने सुना है और वो ये है कि 2 से 3 रोज़ में वो दोबारा से ऑफेंसिव लॉन्च कर सकते हैं। सिर्फ ऑप्टिक्स हैं, प्रेशराइज़ करने के टैक्टिक्स हैं, या आपको वाकई लगता है कि उनका ये प्लान है? बिकॉज डेड एंड आ चुका है, इससे आगे जो मुतालिबात थे ईरान के और अमेरिका के उसके दरमियान में कोई मिडल वे पैदा नहीं हो रहा। क्या रीडिंग है आपकी? जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल, गुड टू बी बैक ऑन योर शो। देखिए, बेसिकली लिटिल बिट ऑफ एवरीथिंग, इसको हम ये भी समझ सकते हैं कि शायद वो कोई जज्बात में आके ऐसी बातें कर रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि इस लेवल पर उनकी हर बात को बहुत संजीदगी से लेना चाहिए। आप उसको इस तरह से डिसमिस नहीं करते कि ये तो हमेशा ऐसी बातें करते आ रहे हैं। और मुझे ये लग रहा है कि इस वक्त सेंस ऑफ अर्जेंसी जो आपको नज़र आ रही है, और उसी वही वजह है कि आपने देखा कि मोहसिन नकवी साहब दोबारा तेहरान की यात्रा कर रहे हैं। तो उसका मतलब यही है कि कोई बहुत ही सीरियस इस वक्त चीज़ें हैं इन द वर्क्स, और स्पेशली वाशिंगटन में। और इसकी एक और जो बहुत अहम इंडिकेशन है मुजम्मिल, वो ये कि कल यहाँ पर जो वाइस प्रेसिडेंट ने व्हाइट हाउस में ब्रीफिंग दी मीडिया को, तो वो भी लगता यह है कि अब पूरी तरह से ऑन बोर्ड नजर आ रहे हैं किसी एक मैं फाइनल सोल्यूशन तो नहीं कहूंगा उसको, वो तो एक डिफरेंट टर्मिनोलॉजी भी है, लेकिन एक ऐसे उसकी तरफ जाना चाहते हैं कि जहां तो हिटलर ईरान याद को आ जाता है बहरहाल फाइनल सोल्यूशन से। वो एग्जैक्टली इसलिए मैंने उसको जरा क्वालिफाई किया कि तो इसलिए वो एक ऐसे हल की तरफ जरूर जाना चाहते हैं कि जो अमेरिका और खुसूसन जो उनके खास अलाई इजराइल को मुकम्मल तौर पर सेटिस्फाई करे। अच्छा, उसकी एक वजह बहुत अहम है यहाँ पर, डोमेस्टिक रीजंस जो हैं मुजम्मिल, वो ये कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब, फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, हमारे पास जो उर्दू और पंजाबी में कहा जाता था, चौड़े हुए में हैं। अपनी जो दाखिली मामलात हैं उनको पै दरवै काफ़ी फतूहात हुई हैं, इंतखाबात में उनके जो अलाइज हैं वो जीते हैं, और ख़ुद इकॉनमी भी इतनी बुरी नहीं है जितनी कि वो और जितनी दूसरे बहुत से जो एनालिस्ट जो तवक्को कर रहे थे। तो लगता यही है कि कोई मामला बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, और जो इजरायली लॉबी है यहाँ पर, ख़ुसूसन ज़ायनिस्ट लॉबी, और ख़ुद इजराइल में जो लीडरशिप है कि नेतन्याहू, वो यही चाहते हैं कि कोई एक दफ़ा एक बहुत बड़ा हमला ज़रूर किया जाए ईरान पर। और आप ये देखिए कि ख़ुद जब स्टोरीज आ रही हैं, एक तरफ तो इससे पहले आपने देखा कि किस तरह से इसराइलियों ने
खुद यूएई को आउट कर दिया था कि नेतन्याहू दौरान जंग वहां बैठे थे, बाकायदा प्राइम मिनिस्टर हाउस से स्टेटमेंट जारी हुआ और यूएई को वो बहुत सख्ती से डिनाई करना पड़ा, जाहिर है कि लेकिन उस डिनाइल की मैं नहीं समझता कि कोई मुकत थी। लेकिन यही बात अब एक और न्यूयॉर्क टाइम्स के जरिए सामने आई है कि एक प्लान ये था कि अहमदी नजात को जी जी। एक लाया जाए, एक करंट लीडरशिप को विच इज़ हटाकर वेरी और स्ट्रेंज बिकॉज वो उनकी एंटी अमेरिकन रिटोरिक तो बहुत ज़्यादा हुआ करती थी बैक इन द डेज। देखिए स्ट्रेंज। अच्छा, मैंने बहुत जल्द एक चीज ये सीखी थी कि हम चीजों को जाहिर है कि ये है हमारी फिगर ऑफ स्पीच, लेकिन कुछ लगता यही है कि जो मकासद हैं इस वक्त के ज़ायनिस्ट लॉबी के, खुसूसन इसराइल के, वो ये नहीं चाहते कि कोई स्टेबल कोई ट्रांजिशन हो वहाँ, या उनके कोई अपने बहुत ज्यादा चाहने वाले वहाँ हैं। असल जो मकसद है उस ईरान में खुसूसन और पूरे उस खत्ते में खुल्फिशार और इंतशार बपा रखना, ताकि एक तरफ हर मुस्लिम मुल्क, हर आसपास की जो छोटी बड़ी ताकत है वो अगर इंतशार का, सिविल वॉर का शिकार है, ठीक। तो इजराइल अपने आप को ज्यादा, या कम से कम एक नफसियाती तौर पर वहां के रहने वाले जो 8-9 मिलियन लोग हैं, बल्कि 7 मिलियन, बाकी 2 मिलियन तो अरब इसराइलीज हैं, तो वो अपने आप को महफूज समझ सके। तो ये पूरा ऐसा नहीं है कि इनको मालूम नहीं है और ये इतने अहमक कुछ लोगों ने किए हैं, खुसूसन जो बहुत से जो प्रो इसराइल लोग हैं यहाँ पर, उन्होंने ये कहा कि ये देखिए कितनी अहमकाना बात थी कि ये ईरान को नहीं जानते और इस तरह की प्लानिंग कर रहे थे। नहीं, ऐसी बात नहीं, अहमकाना बात नहीं थी, ये सोची समझी है। इनका पूरा फोकस कई मतलब एटलीस्ट फॉर क्वार्टर ऑफ ए सेंचुरी, बल्कि 40 साल से कहा जा रहा है लगा हुआ जी। है। तो उनको मालूम नहीं था कि अहमदी नजाद साहब के क्या ख्यालात हैं। वो बाकायदा ऑन रिकॉर्ड सही। हॉलोकॉस्ट डिनायर हैं। उन्होंने बाकायदा कस्में खाई हुई हैं इसराइल को तौबा करने की, एज प्रेसिडेंट ऑफ ईरान। तो वो सारी बातें सबको मालूम है। तो ये कोई अहमकाना वो कोई बिल्कुल। इकदाम नहीं था इनका कि ये प्लान कर दिया जाए कि अहमद, वो वाज़ेह तौर पर एक सोची समझी एक साजिश ही कहिए उसको। और ये कम से कम ठीक। ट्रम्प साहब को इस तरह से कन्विंस करना, वो जो 90 मिनट की जो मशहूर, जिससे मैंने इससे पहले भी आपके प्रोग्राम पे गालिबा जिक्र किया था, जो नेतन्याहू की व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में जो एक ब्रीफिंग थी, तो इस जाहिर है कि ये भी उसका एक हिस्सा रहा होगा। तो ट्रम्प साहब को इस तरह से कन्विंस करना कि हमारे लिए बहुत आसान ये रास्ता है, हम फौरी तौर पर अली खामनाई साहब को शहीद करके उनको रास्ते से हटाकर अहमद निजात को ला सकते हैं और वो सही। एक्सेप्टेबल होंगे और हम उनके साथ वी कैन वर्क, वेदर वी कैन वर्क विद हिम और नॉट, दैट्स अ सेपरेट इशू। लेकिन एटलीस्ट ये होगा कि वहां पर सिविल वॉर शुरू हो जाएगी और इस तरह से हमारे मकासद हासिल वैसे होंगे। उनके पहले इलेक्शन के बाद भी सिविल वॉर का ही माहौल था, क्योंकि रैगिंग की एलिगेशंस लग रही थी और हज़ारों कैजुअल्टीज़ रिपोर्ट की जाती हैं। इस पे कामरान साहब, कमिंग टूवर्ड्स यू, ये दोबारा ऑफेंसिव लॉन्च करने की तो बात हो रही है, बट ये बड़ा अस्टॉनिशिंग जो एक क्लेम है कि अहमदी निजात को वापस लाने की बात की जा रही थी। इसका मतलब ये है कि वो रज़ा शाह और बाकी सब जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये स्ट्रक्चर ही कोलैप्स कर जाएगा, ये रजीम ही ख़त्म हो जाएगी, देयर वाज समथिंग मोर टू दैट। ऐसा नहीं था कि सिर्फ वो इतनी सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग से आ रहे थे। हाँ, वो मटेरियलाइज नहीं हो सका, वो और डिबेट है। वेल आई थिंक इसकी पहले तो ऑथेंटिसिटी के बारे में भी आई थिंक हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जो महमूद अहमदी नयाद थे वो बड़े हार्ड लाइनर समझे जाते थे, और अगर अमेरिका का ये ख्याल था कि एक हार्ड लाइनर जो हैं वो शायद अमेरिका के लिए बेहतर हो सकते हैं, आई डोंट नो कि उनकी क्या प्लानिंग थी या क्या चीज़ें थी, बट यू नेवर नो, क्योंकि हमारे यहाँ ये बात बिल्कुल ठीक है कि वेनेजुएला में भी जब उन्होंने वहाँ पर रातों रात उनके जो प्रेसिडेंट को जिस तरीके से अरेस्ट किया और वो सारा मिली भगत थी जो उनकी वाइस प्रेसिडेंट थी, और उसके बाद बड़ा एक स्मूथ ट्रांजिशन हो गई, शायद इसी तरह का कोई रेप्लिकेट वो करना चाह रहे हों, नोबडी नोज, बट वो हुआ नहीं ऑब्वियसली। और ईरान इज़ नॉट वेनेजुएला, मुख्तलिफ है। और अब जो असल मेरे ख्याल में सवाल है कि जंग तो ये छेड़ दी अमेरिका और इसराइल ने, और वो मकासद जो हासिल करना चाहते थे वो हासिल नहीं हुए, और अब कम से कम जो अमेरिका है वो इस जंग से निकलना चाहता है, और उसको निकलने के लिए जो लेकिन कामरान, सॉरी टू कट यू हियर, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स जो सरफेस करती रही हैं रिसेंटली अहमदी निजात के बारे में, वो ये थी कि जो रजीम है वो उनको ट्रेटर समझती है, दूसरा ये कि हाउस अरेस्ट कर रखा है उनको, तो इस वजह से कुड दिस बी ए सेटलमेंट के जो रजीम के मुखालिफ हैं उनको ले आया जाए, क्योंकि वो तैयार हो जाएंगे ताकत लेने के लिए। देखें, ये बात तो ठीक है कि अहमदी नयाद जो हैं वो कहा जाता है कि रिपोर्टेडली हाउस अरेस्ट भी थे, और उनके बारे में ज़ाहिर है कोई पब्लिक लाइफ में वो नहीं थे, और ये कोई पहली मर्तबा नहीं है। अगर आप देखें ईरान में इस तरह के कई जो साबिक सदूर रहे हैं, और जब वो सदर नहीं रहे तो फिर
आपको पब्लिकली वो नज़र नहीं आए। सो वी डोंट नो कि असल अगर कहानी क्या है, लेकिन ये बात बिल्कुल अपनी जगह पे आई एम श्योर कि जितनी मोसाद की और CIA की भी डेफिनेटली जो पेनिट्रेशन वहाँ पे होगी, और यही वजह है कि जो ईरान जो पिछले साल भी जंग हुई थी जून में, उस वक्त भी, और जो अभी जब 28 फरवरी को जो ऑपरेशन लॉन्च हुआ तो उसमें चुन चुन के इवन के जो उनके इंटेलिजेंस चीफ तक थे उनको असैसिनेट कर दिया इसराइल और अमेरिका ने। तो इसका मतलब है कि कहीं तो इनसाइड जॉब है, कोई नेटवर्क मौजूद है अंदर जो उनको उस तरह की खबरें देता है। तो इसमें बिल्कुल इम्कान मौजूद है कि शायद जो मंसूबे के तहत, और इसराइल इसमें अपने आप को बड़ा मास्टर समझता है कि अगर एज पर प्लान चीज़ें जाती हैं तो शायद उनके पास एक टीम मौजूद हो, ग्रुप ऑफ पीपल विद इन ईरान मौजूद हो जो उसको टेक ओवर कर सके। और ये प्लॉजिबल इसलिए भी लगता है क्योंकि अपेरेंटली जो महमूद अहमदी नजाद हैं वो जब सदर भी थे तो उनको एंटी अमेरिकन वो समझा जाता था, तो शायद पब्लिकली वहां पर लोगों में एक्सेप्टेबिलिटी भी हो सकती थी। बट अगेन ऑब्वियसली ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी है, और सम टाइम इस तरह के जब प्लान्स बनते हैं, जो हमारे यहाँ भी सम टाइम होता है कि बहुत से लोगों को फिर लारा भी लगाया जाता है। हो सकता है कि वहां पर कितने अहमदी नजाद हों, अगर प्रोवाइडेड के इसको हम मान लें कि शायद कोई वो उस मंसूबे का हिस्सा थे, तो हो सकता है कि कई और लोग भी वहां पर हों जिनको अमेरिका ने या फिर इसराइल ने ये कहा हो कि अगर आप हमारा साथ देंगे तो इक़्तिदार आपको मिल सकता है। बट मेरा जो ख्याल है कि शायद अब बात जो है यहाँ से आगे निकल गई है, क्योंकि वो मंसूबा कामयाब नहीं हुआ, और अब नई जो सूरत हाल है उसको देखते हुए ईरान का जो रजीम है वो अपनी जगह पे इंटैक्ट है, तो उसको देखते हुए कैसे आगे चलना है, दैट इज आई थिंक द मेन क्वेश्चन नाउ। एग्जैक्टली, चीज़ें जो हैं वो उससे आगे जा चुकी हैं, और ये वाज़े भी है जो ईरान के मुतालिबात हैं वो उसको बहुत स्पेसिफिकली वाज़े भी करते हैं। शाजिया साहिबा, ये जो दोनों तरफ से मुतालिबात थे, एक तो यूरेनियम के हवाले से कि वो आप हवाले कर दें, ईरान ये कह रहा था कि जो हम पर सैंक्शंस लगाई हैं उनको आप ख़त्म कीजिए, जो फ्रोज़न एसेट्स हैं वो वापस लेकर आइए। क्या लगता है कि डेडलॉक किन चीज़ों के ऊपर हो सकता है? क्या हुर्मस भी उसमें शामिल है या सिर्फ फाइनेंशियल इशू है? और दूसरा, मोहसिन नकवी साहब की जो डिप्लोमेसी है ये मुआहिदा करवाने की कुर्बत को ज़ाहिर कर रही है या थ्रेट को ज़ाहिर कर रही है, जिस तरह ट्रंप कह रहे हैं कि 48 घंटे हैं आपके पास? मेरी रीडिंग ये है मुजम्मिल साहब के मोहसिन नकवी जो हैं वो पल्स लेने के लिए क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्योंकि ईरानियन मीडिया बहुत एक्सटेंसिवली रिपोर्ट कर रहा है जब से उनको कोर्स किया गया था कि आप इस्लामाबाद आए अमेरिका की तरफ से और हम इस टाइम पे पहुंच रहे हैं। तो उनका तब भी बयानिया ये था कि हमारे पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट है कि ये ब्लॉकेड जो है ये प्रिटेंस है हम पे अटैक करने का, तो हम पे अटैक होना ही होना है। तो ये बातें वेस्टर्न मीडिया में बाद में डिस्कस होना शुरू हुई, उनकी अपनी जो है तस्नीम और बाकी जो उनके स्टेट एजेंसीज हैं, न्यूज़ एजेंसीज, उन्होंने पहले से ही रिपोर्ट करना शुरू कर दिया था। तो मेरी रीडिंग ये है कि मोहसिन नकवी जो हैं वो सिर्फ ये देखने गए हैं कि अगर और जाहिर है जितनी अपनी जो है वो समझ के हिसाब से ही मैं उसके डॉट कनेक्ट कर सकती हूँ कि अगर एक अटैक एमिनेंट है तो फिर ईरान जो है उसकी पल्स क्या कहती है उसकी रिटेलिएशन के तौर पे, तो फिर हम कहाँ खड़े होंगे। और ऑफ कोर्स हम बहुत क्रिटिकल पोजीशन में होंगे अगर ईरान डिसाइड करता है रिटेलिएट करना दोबारा गल्फ कंट्रीज की तरफ। तो मेरा ख्याल है कि वो यही देखने के लिए गए हुए हैं। जहाँ तक आपके सवाल का दूसरा हिस्सा था कि किस चीज़ पे डेडलॉक है, तो उसमें हमारी रीडिंग जो है वो इन टोटो जो है उसको मिसलीड किया जा रहा है, और वो मिसलीड होती भी है। ज़ाहिर है हम जो कंज्यूम करते हैं, जो इंटरनलाइज करते हैं, उसी हिसाब से हम उसे पार्स करते हैं। तो वो ये है कि जी अमेरिका के कुछ मुतालबात हैं और ईरान उनको मान नहीं रहा है, और उन मुतालबात में से यूरेनियम इनरिचमेंट जो है वो सबसे बड़ा मुतालबा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये मुतालबा कभी एज सच एक मुतालबा रहा भी है, और वॉर के ऑब्जेक्टिव ये थे भी। वॉर के ऑब्जेक्टिव ईरान को बाल्कनाइज करना, उसको डिसफंक्शनल करना था, और उसके अंदर कोई सेंट्रलाइज गवर्नमेंट का ना होना था, और यही जो है वो फतह थी, यही विक्ट्री है, यही ऑब्जेक्टिव है। अब आप इसको किसी भी रैपिंग में डाल लें कि जी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ जो इससे पहले खुली हुई थी, अब हमारे ऑब्जेक्टिव हैं कि हमने उसे खुलवाना है। यूरेनियम जो है वो इनरिच आप नहीं करिए, वो मस्कत में 0% पे भी मान के आए थे, अभी भी वो टेबल पे है। तो ईरानी उस पे पोजीशन इसलिए भी ले लेते हैं कि ये शायद उनको ऐसे लगता है जैसे ये हमारी छेड़ बन गई है कि हम जितनी दफ़ा जहाँ भी आप कहते हैं आप आ जाइए, बैठिए, हम बैठते हैं, बात करते हैं, अल्टीमेटली नतीजा नहीं निकलता। और जैसे हम अगर यहाँ बैठकर ये समझ रहे हैं, तो जिन पर ये बीत रही है वो इससे बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि ये मुतालबात, ये फरमाइशें, ये जो जंग के ऑब्जेक्टिव्स बताए जा रहे हैं, दिखाए जा रहे हैं, ये नहीं है।
हमारा खात्मा हमें एक वीकेंड वॉर के तौर पे यहाँ पे आकर जो है वो छोटे-छोटे वॉरलॉर्ड्स के हवाले करना और लीबिया या सीरिया बनाना और उसके बाद फिर इस वीकेंड वॉर के बाद इस खित्ते में जो उनका मेन टारगेट है वो चाइना को कंटेन करना, तो ये सारी चीज़ें इसी तरफ ही जाती हैं। और सही। उसमें फिर प्रेशर टैक्टिक्स ये हैं कि जब आप उस मकसद में कामयाब नहीं होते, तो आप लिंगर ऑन किए जा रहे हैं, तो वापसी पे आप ऑप्टिकल विक्ट्री भी क्या लेके जाएँगे? तो ऐसी। उसमें आप फिर ये करते हैं कि आप यूक्रेन और रशिया जो है आप देखें वो वॉर थिएटर जो है वो बहुत ज़्यादा हॉट हो गया है और रशियन जो हैं वो बाकायदा बयान दे रहे हैं कि हमारे पास इंटेलिजेंस है कि नेटो हम पे हमले की तैयारी कर रहा है, तो हम भी इन काइंड रिएक्ट करेंगे। साथ में साहिल के रीजन पे आप देखें बर्किना फासो, माली और नाइजर में जो वागनर हैं और साथ में वेस्टर्न बैक्ड मिलिटेंट हैं, उनके दरमियान जंग में बहुत शिद्दत आ गई है, वहाँ भी इंटरेस्ट जो हैं वो चाइना के ही एट स्टेक हैं। तो अमेरिका के लिए अगर एक बात को हम जो है वो उस पे ले आए ज़ीरो सम पे कि अमेरिका की विक्ट्री ईरान के मामले में यही है कि चाहे वो कोई भी रजीम हो, जो भी हो, उनकी मर्ज़ी का पपेट या फिर टोटल डिसफंक्शनैलिटी ईरान की हो, यही उनकी विक्ट्री है। अगर आप हिब्रू मीडिया फ़ॉलो करें तो उसमें एक आर्टिकल जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग उसका टाइटल था नहीं, बट कि शादिया लाहौर साहिबा, जो क्या है इतना लेवरेज है अभी इसराइल का अमेरिका पर? क्योंकि अगर अमेरिका इतने डोमेस्टिक प्रेशर में है, उन पर यह भी इल्ज़ाम लग रहे हैं कि स्टॉक मार्केट की मैनिपुलेशन कर दी पीट हेक्सेथ और उससे रिलेटेड लोगों ने बहुत पैसा कमाया जंग से, और साथ आगे नवंबर में मिड टर्म्स भी आ रहे हैं। तो बेशक इसराइल ये चाहता है कि 0% एनरिचमेंट हो, ईरान को स्मैश कर दिया जाए, बट इज़ यूएस रेडी टू लिसन टू इसराइल एनी मोर, और आर दे डन, या थक चुके हैं वो अब? बिल्कुल वो थक चुके हैं, लेकिन हम रिसेंटली देखें, आप अगर केस स्टडी के तौर पे देखना चाहते हैं तो थॉमस मैसी के आप इलेक्शन आप देखें। 90% उनके अपोनेंट जो हैं उनका पोलिंग रेट था और सबको पता था कि वो इस बात पर अपनी कैंपेन चला रहे हैं कि मैं एपैक से फंडिंग नहीं लेता। ठीक। और एक रात पहले तक वो 40% बिलो जो हैं वो चले जाते हैं। तो जब हम इसराइल की बात करते हैं तो उसमें हम उस सेटलर कॉलोनी की, उस अपार्टाइड स्टेट की बात नहीं कर रहे होते। इसराइल वो बैंकर 5 फैमिलीज़ हैं, वो सिलिकॉन वैली के टेक जायंट्स हैं, वो पैसा बनाने वाली कंपनीज़ हैं, वो मीडिया जायंट्स हैं, वो जो इसराइल के लिए हमदर्दी रखते हैं, इसराइल उनका घर है, ख्वाब है, वो सारा कुछ हम इसराइल में हम सिर्फ नेतन्याहू या इसराइल के अंदर रहने वाले सेटलर्स की बात नहीं कर रहे होते। हम उन लोगों की बात कर रहे होते हैं जिनकी पेनिट्रेशन सिर्फ अमेरिका के पावर कॉरिडोर में नहीं है, तकरीबन दुनिया के हर पावर कॉरिडोर में है। ये तो ठीक हमने है, गल्फ में भी बिल्कुल। देख लिया जहाँ पे हम उम्मीद नहीं कर सकते थे। ठीक। तो वो यकीनन इस कोर्जन में लगे हुए हैं पॉइंट कि आ आप गया। एक कोशिश और करके देख लीजिए, अगर सीरिया को 20 बिल्कुल। साल लग गए तो थोड़ा-सा टाइम और लगा के देख लेते हैं, लेकिन विक्ट्री यही है। और लास्ट में एक बात मैं ऐड करना चाहूँगी, आप देखेंगे कि वेस्टर्न ख़ास तौर पे जो ट्रम्प के जो अपोनेंट्स हैं, ख़ास तौर पे जो उनके हामी नहीं हैं, ठीक है। जिसमें विक्टोरिया न्यूलैंड का हस्बैंड है जिसका नाम हमेशा मुझसे एस्केप हो जाता है, केगन समथिंग करके। तो उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है जिसमें अब बहुत बुलंद-व-बांग दावे ये हो रहे हैं कि अमेरिका हार गया है और ये ईरान की जंग जो है हमारे लिए एक बहुत बड़ी सही। ह्यूमिलिएशन है और हमें ठीक। किसी ना किसी तरीके से इसको पलटना है। तो एग्जैक्टली जो जो जब जो डोनाल्ड ट्रंप के लिए मसला है वो एक तो ऑप्टिक्स का भी है, और दूसरा जो इसराइल फोर्स कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप के हैंड को, उसके बारे में अब उन्होंने क्या सोल्यूशन निकालना है, दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, पैनल हमारे साथ मौजूद है, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। फैज साहब, हमने कोल्ड वॉर में देखा है कि जो साइनो सोवियत स्प्लिट हुआ था, जब किसिंजर पाकिस्तान आए, हमने बड़ा इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले किया उसमें, और ट्रंप का भी एक इलेक्शन स्लोगन ये था कि वो दोबारा से अनयूनाइट करेंगे रशिया को और अमेरिका और इसके अलावा चीन को। लेकिन उसके बावजूद जो अभी दौरा किया है व्लादिमीर पुतिन ने उनके फौरी बाद, उसमें तो कुछ और दिखाई दे रहा है। आपको लगता है कि ये ख्वाब जो है वो पूरा होगा डोनाल्ड ट्रंप का, और इज ही बीइंग पुश्ड अवे फ्रॉम दिस नेक्सस ऑफ चाइना एंड रशिया? ये देखिए, बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेस किया मुजम्मिल, और उसमें कोई शक नहीं है कि जो ऑप्टिक्स आप देखें, इतना बड़ा शानदार दौरा या व्हाइट हाउस के पर्सपेक्टिव से हुआ ट्रम्प साहब का, लेकिन आपने देखा कि कोई जॉइंट स्टेटमेंट, कोई कम्युनिके या कोई एक जॉइंट प्रेसर, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन पुतिन के साथ बाकायदा उन्होंने एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया और बहुत अहम पॉइंट्स भी उस पर रेस किए। शादिया साहब ने कुछ 2000 बहुत अच्छी बातें की हैं। तो एक तो ये कि मैं वो उनको विक्टोरिया न्यूलैंड का जो हस्बैंड है केगन,
रॉबर्ट खेगन नाम है उनका, और उन्होंने अटलांटिक में ये आर्टिकल लिखा था। अच्छा, इसके अलावा जो चूंकि शाजिया साहबा चूंकि ग्राउंड पर हैं, इसलिए शायद बेहतर जानती हैं, उनका तज्जिया ज्यादा करीने क़यास होगा। लेकिन मेरे लिए तो ये खबर है, और एक्चुअली इट विल बी ए न्यूज, कि अगर मोहसिन नकवी इस वक्त सालिसी नहीं बल्कि बाहमी ताल्लुकात की बुनियाद पर वहां गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान का क्या सालसी का जो रोल है वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। अब वो सिर्फ ये सेंस करने जा रहे हैं कि क्या रिएक्शन होगा ईरान का, ताकि हम अपने आप को एक सही तौर पर प्रिपेयर कर सकें। तो ये खैर उनकी डेफिनेटली रीडिंग है, लेकिन मेरा तज्जिया थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं समझता हूँ कि आपके जो सवाल का हिस्सा था थ्रेट, कि इस वक्त जो वाकई एक थ्रेट इमिनेंट है, और उसी की अर्जेंसी और वही जो एक सेंस ऑफ अर्जेंसी, जैसा मैंने इससे पहले अर्ज किया था, उसके तहत वज़ीर दाखिला साहब ने, और आपको देखिए वज़ीर दाखिला का इंतखाब किया है, तो इसका मतलब ये भी हुआ कि फील्ड मार्शल साहब बजाते खुद बराह रास्त इसमें इन्वॉल्व हैं, एंगेज्ड हैं। और हम ये भी जानते हैं कि फील्ड मार्शल साहब या जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, उनकी डायरेक्ट इस वक्त जो कम्युनिकेशन लाइन है इस्टेब्लिश हुई वो वाइस प्रेसिडेंट के साथ है, और वाइस प्रेसिडेंट की कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो ये सारी अगर आप चीजें मिलाएं तो मैं समझता हूं कि सालसी अभी भी जारी है पाकिस्तान की, और ये जो दौरा है वो उसी के तहत किया गया है। अच्छा, अब आपके जो सवाल की तरफ आते हैं दोबारा, कि क्या चीन और जो रशिया को और ये भी ऐड दूर कर लें करने कि की जो अगर पुरानी- दोबारा जी, ऑफेंसिव फरमाइए। होता है तो चाइना और रशिया का इस बार रिस्पांस कुछ डिफरेंट हो सकता है, और दे वुड जस्ट वेट ऑन द साइडलाइंस जिस तरह पिछली मरतबा हुआ। देखिए, हिस्ट्री हमको ये बताती है कि चाइना कभी इस ईरान के लिए या किसी और मुल्क के लिए इस जंग में नहीं कूदेगा, हरगिज नहीं कूदेगा, बल्कि वो इस जंग को, इस हमले को, मजीद जो हमले अगर हुए तो उसको वो एक प्रेसिडेंट के तौर पे इस्तेमाल करेंगे ताइवान के मामले पे। और आपकी ये जो सदर शी ने जो ताइवान के बारे में जो खुली धमकी जो दी थी, बिल्कुल ये लाग लपेट रखे बगैर, तो मैं ये समझता हूं कि वो यकीनन अपना जो उनके अपने इंटरेस्ट हैं एनर्जी सप्लाई वगैरह के, उसको किसी और तरह से जरूर प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन ईरान के मामले पर चाइना की बराह रास्त कन्फ्रंटेशन का मुझे बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं है। और यही हाल रशिया का है, कि रशिया चूंकि यूक्रेन में खुद इतना, अब देखिए 4 साल से ज्यादा हो चले हैं, वो मुसलसल जंग की हालत में है और फतेह हासिल नहीं कर पाए हैं, और खुद उनकी अपने लिए एक मिसाल इन्होंने कायम कर दी है, एक तरह से जस्टिफिकेशन समझ लीजिए, कि वो भी अब जस्टिफाइड है यूक्रेन पर हमले के, क्योंकि ईरान पर आपने एक 9,000 मील दूर जाकर हमला किया है। तो बहरहाल ये अब जो सवाल का जो आपका दूसरा हिस्सा था कि क्या रशिया और चाइना अलग हुए हैं, मैं नहीं समझता कि वो ट्रम्प की वो पॉलिसी या अमेरिका की वो पॉलिसी जो रही है वो मजीद रेलेवेंट है, क्योंकि इन्होंने तो न सिर्फ ये कि रशिया और चाइना को करीब ले आए हैं, बल्कि आप देखिए यूरोप जो है यहाँ से दूर होकर अब वो भी अपने डिफरेंट ऑप्शंस पर जो है वो गौर कर रहा है, पूरी जो यूरोपियन पावर्स। तो ये एक अगेन इसको देखिए, मैं अगेन इसको इसलिए मैं ये नहीं चाहता कि हम इसको बहुत ही सादा लोही में कुछ चीजें अपनी टर्म्स इस्तेमाल करके इस पूरे मामले को इस तरह से डिसमिस कर दें कि ये सिर्फ दीवाने की बढ़ है या अहमकाना हरकतें हैं या ये गलत आदमी आपको आ गया है। ये पूरी एक सोची समझी एक पॉलिसीज हैं अमेरिका की, जैसे खुद आपने अभी रेफरेंस दिया कि मामला बड़े सीरियस हैं। पहली दफा ऐसा हुआ है कि हमारा यहाँ का जो डेट है 38 बल्कि ऑलमोस्ट 39 ट्रिलियन डॉलर्स, वो आपकी जीडीपी का के 100% से अबव हो गया है। तो बहुत चीजें हैं भी खराब, बहुत चीजें इतनी ज्यादा भी खराब नहीं है, लेकिन यही वक्त है यहाँ के पॉलिसी मेकर्स का कि वो अपने मामलात को सुधारें और कुछ ऐसी चीजें करें जिससे कि आइंदा 5-10 साल जो है वो एक डायरेक्शन चेंज हो। लेकिन इसमें इसराइल का जाहिर है कि एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और इसराइल के मामले पर चाहे हम उसको पसंद करें ना पसंद करें, ये हकीकत है कि अमरीकी अवाम अभी भी, हालांकि उसकी कुछ तादाद कम हुई है सर्वेस के मुताबिक, लेकिन अभी भी जैसा कि आपने रिजल्ट्स देखे हैं, जो 2-4 बड़े अहम रिजल्ट्स आए हैं, उसमें लगता यही है कि अभी भी जो प्रो इजराइल लॉबीज हैं बड़ी स्ट्रांग हैं और बड़ी इम्पैक्टफुल हैं, और उनका अभी भी वो असर बाकी है जो कि अरसे से चलाता रहा है। बिल्कुल, ये लेवरेज इजराइल की लॉबी का भी बरकरार है, आप कह रहे हैं, और लग भी ऐसा ही रहा है, क्योंकि बहुत से मुतालबा जो अमेरिका कर रहा है वो बिल्कुल वही हैं जो इसराइल चाहता है। कामरान, एक तो ये चीज़ क्लैरिफाई कर दें, जो फैज़ साहब ने भी कहा कि मोहसिन नकवी साहब का जो दौरा है वो किस लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं इस वक्त? क्या ये मीडिएशन एफर्ट है, या आपको लगता है कि जिस तरह से शाजिया साहिबा ने भी कहा कि वो
टेस्ट कर रहे हैं सिचुएशन को कि वहाँ हो क्या रहा होगा। और सेकेंडली आपने ट्वीट भी किया यूएई के हवाले से, यू हैव सेड के कोई एक पॉलिसी शिफ्ट पर वो गौर कर रहे हैं, चाहे वो ईरान को लेकर हो या पाकिस्तान को लेकर हो, तो वो किस तरह से हुआ है और हैज़ दैट ऑलरेडी हैपेंड? आई थिंक जो मोहसिन नकवी का जो विज़िट है, आई थिंक मैं तो उसे जो पाकिस्तान की ऑन गोइंग मीडिएशन एफर्ट्स हैं उसी तनाजुर में देखता हूँ। बट नेचुरली जब आप इस तरह के दौरे पे जाते हैं तो फिर ब्रॉडर एजेंडा भी होता है, उसमें बायलैटरल जो इश्यूज़ हैं, मुख्तलिफ जो सिनेरियोज़ हैं, उसमें भी डिस्कशंस होती हैं। बट आई थिंक प्राइमरीली इस वक्त जो सारा फोकस है वो इसी बात पर है कि एक सेंस ऑफ अर्जेंसी है। और वो क्यों है, जो आई थिंक कल ट्रंप ने भी खुद जिक्र किया कि 2-3 दिन हैं उनके पास, लेकिन उससे पहले मेरा ख्याल में जब पहली मरतबा भी जब मोहसिन नकवी वहाँ पर गए थे, और शायद अमेरिका ने कोई टाइम लाइन मेरे ख्याल में कोई दी हुई है कि इस टाइम लाइन तक अगर तो ईरान कोई बातचीत कंक्लूड करना चाहता है, वेल एंड गुड, देन वी मे थिंक अदर ऑप्शंस। तो उसमें फिर मुझे लगता है कि वो जो दौरा करके एक उन्होंने पहले दौरा किया, फिर वापस आए, और अपेरेंटली कल उन्होंने पाकिस्तान की सिविल और जो मिलिट्री लीडरशिप है, मोहसिन नकवी साहब ने कोयटा में ही वो मौजूद थे, वहाँ पे उनको ब्रीफ किया, और फिर वो दोबारा वहाँ पर गए हैं। तो टू मी इट इज़ वेरी क्लियर कि ये जो मीडिएशन एफर्ट्स हैं और जो एक प्रेशर जो इस वक्त बन रहा है, क्योंकि मेरा अपना ये व्यू है कि अनलाइक बाकी जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इवन यूक्रेन रशिया की बेशक जो लड़ाई है 5 साल होने वाले हैं उसको, ये जो लड़ाई है ये स्टेलमेट इसलिए बरकरार नहीं रह सकता क्योंकि पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है, खास करके इस रीजन की, वो एट स्टेक लगी हुई है। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ जो है उसके ऊपर ईरान का कंट्रोल है, दूसरी तरफ अमेरिका ने नाकाबंदी लगा रखी है। तो इस स्टेलमेट को टूटना है, वो मुज़ाकरात के जरिए टूटे या फिर दोबारा एक जंग का राउंड होगा, वो नहीं। तो इसलिए मुझे लगता है कि अमेरिका में भी एपिटाइट नहीं है कि दोबारा वो जंग की तरफ जाएं। तो ये एक फाइनल पुश है कि किसी तरीके से ये मामलात को हल किया जाए। दूसरा जो सवाल आपने यूएई से मुताल्लिक किया, बिल्कुल आई थिंक पब्लिकली तो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो बिल्कुल नहीं कहती, जितने जो ऑफिशियल्स हैं अगर उनका बयानिया देखें बिल्कुल वो एक्नॉलेज नहीं करते। वो यही कहते हैं कि यूएई के साथ हमारे मामला ठीक हैं, जो $3.5 अरब भी हमने वापस किया वो एक रूटीन की ट्रांजैक्शन थी। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर वाज कि वो ऐसी बात नहीं है, बिकॉज ऑफ उससे पहले भी और ईरान अमेरिका के कॉन्फ्लिक्ट के बाद वो जो फॉल्ट लाइंस हैं वो ज़्यादा ओपन हो गई, और उसकी वजह से पाकिस्तान और यूएई के जो ताल्लुकात में पहले गर्मजोशी थी वो नहीं रही। लेकिन जो आपने मेरे ट्वीट का भी हवाला दिया, कुछ जो राब्ते हैं पसे पर्दा यूएई की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से भी हुए हैं, और उसमें यूएई को भी कहीं ना कहीं ऑब्वियसली जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो आप अपनी पोजीशंस को भी एसेस करते रहते हैं। अगर आप यूएई की पोजीशन में देखें, एक जो सबसे बड़ी वजह कि उनको ये लगा कि शायद अपने आप को अगर वो अमेरिका, इजराइल और इंडिया के साथ अलाइन करेंगे तो वो अपने इंटरेस्ट को बेहतर तौर पे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हमने देखा कि ईरान ने जो गल्फ कंट्रीज को जो रिटेलिएट किया तो सबसे ज़्यादा हिट उन्होंने यूएई को किया। वजह उसकी ये थी कि उनकी जो कुर्बत है इजराइल के पास साथ। फिर यूएई का ये प्रॉब्लम है कि उन्होंने बाकी जो गल्फ के कंट्रीज हैं उनको भी नाराज़ किया, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। फिर अगर आप पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से देखें तो कोई भी जो मुल्क है, अगर आप यूएई की बात करें तो मेरे ख्याल में अगर आपकी गल्फ कंट्रीज के साथ भी एक टेस्टिंग रिलेशनशिप चल रहे हैं, ईरान के साथ पहले ही आपकी महाजा रही है, और आप पाकिस्तान को भी नाराज करते हैं, तो मेरा ख्याल में कोई भी जो वहाँ पे सेंसिबल वॉइस होगी, बेशक आप इसराइल के साथ ताल्लुकात अच्छे भी रखें, इन द लॉन्ग रन ये सस्टेन नहीं कर सकते, जोग्राफी को आप तब्दील नहीं कर सकते। तो इसी वजह से अगर आप देखें, जो मैं क्विकली जो अमेरिकी सदर ट्रंप ने जो कहा था कि ट्यूसडे को एक बड़ी कार्रवाई करने वाले थे, लेकिन उन्होंने सऊदी अरब, कतर और यूएई के कहने पर यह कार्रवाई रोकी है, क्योंकि उनका ख्याल है कि मुज़ाकरात एक सेंसिटिव मरहले में है तो हमें मौका देना चाहिए। अब ये यूएई का जो नाम आया बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यूएई, जो मेरी अपनी इंफॉर्मेशन है, वो कभी भी पाकिस्तान जो डिप्लोमेसी या मीडिएशन करवा रहा है उसके पहले हक में नहीं था। तो अगर उसने भी अपनी पॉलिसी तब्दील की है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो भी अपनी रिकोलैबोरेशन कर रहे हैं, और इस तनाजुर में आई थिंक वो हो रहे हैं। बट लेट्स सी कि ये जो ताल्लुकात में एक हिकअप आया है पाकिस्तान और यूएई का, इसको रिपेयर करने में कितना टाइम लगता है। बट ओवरऑल देयर इज एन एफर्ट कि किसी तरीके से एक रिलेशनशिप में रीसेट किया। बिल्कुल दिखाई ये दे रहा है कि रीपोजिशनिंग यूएई के स्टांस में भी आई है। अदरवाइज वो वॉर की रिजम्पशन के प्रोपोनेंट रहे हैं पहले, लेकिन अब जिस तरह से आपने कोट किया कि दे आर फॉर पीस, लग तो यही रहा है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। शादिया साहिबा, अब अगर हम रिपरकशंस की बात करें तो वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर ऑस्टिलिटीज़ दोबारा रिज्यूम होती हैं, क्या इम्पैक्ट आ सकता है ग्लोबल इकॉनमी पे? पहले ही इन्फ्लेशन की जो वेव है वो कहा जा रहा है कि अगले साल तक रहेगी, जितनी जंग हो चुकी है उस वजह से, लेट अलोन के दोबारा ये शुरू हो जाए। और सेकेंडली, सैंक्शन रिलीफ मिलने का कितना इम्कान आप देख रही हैं, और अगर मिलता है तो पाकिस्तान जैसे कंट्रीज़ भी उससे
फ़ायदा उठा सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ एनी एग्रीमेंट जो कि इससे पहले हम गैस के ऊपर कर आए हैं, या फिर ऑयल मार्केट में एंट्री के साथ भी कुछ नए एवेन्यूज़ खुल सकते हैं? डू यू थिंक सो? कोर्स पाकिस्तान को तो फायदा होगा, और पाकिस्तान ऑलरेडी उस पे जो है वो काम भी कर रहा है। 6 से ज़्यादा हमने ज़मीन के रास्ते उनके लिए खोल दिए हैं। चाइना का जितना सामान है वो कराची से बाय रोड जो है वो ईरान के अंदर जा रहा है। तो इसमें हमें तो ऑफ कोर्स फ़ायदा होगा, लेकिन ईरान के मामले में अगर उसके पास ये चॉइस हो कि जी आपके ऊपर से हम सैंक्शंस हटाते हैं, आपकी डिप्लोमेटिक आइसोलेशन, आपके जिन फ्रोजन एसेट्स की बात होती है, तो उनको सैंक्शंस के अलावा और कोई चीज़ इतनी उनके लिए टेम्प्टिंग नहीं है। फ्रोजन एसेट्स जो हैं वो भी उनके उन लोगों के हो सकते हैं जो ईरानियन तो हैं, लेकिन उनका ईरान से एज सच जो है वो कोई ख़ास ऐसे बिजनेसमैन जो हैं जो इतना उन पे फ़र्क नहीं डालते। वो 40 साल से ये सब भुगत रहे हैं, उनको इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो उसमें जो ग्लोबल इकोनॉमी है, जो आपका मेन सवाल था, वो ऑफ कोर्स उसके जो 6 महीने के अंदर-अंदर जो हमें रिपरिकॉशंस ख़ास तौर पे यूरिया और हीलियम जो है, हम तो सिर्फ़ पेट्रोल की बात करते हैं, तो ये दोनों जो चीज़ें हैं जो गल्फ़ से 90% जो है यहाँ से ट्रांसपोर्ट होती हैं स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ से, तो ये इनकी वजह से जो है अफ्रीका में कहत पड़ने का है, और ख़ास तौर पे लैटिन अमेरिका और इवन मेनलैंड अमेरिका में के अंदर भी यूरिया की कमी जो है, यूरिया की प्राइसेस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो चीज़ों का फ़र्क तो पड़ेगा। इसी वजह से इस जंग पे ख़ास तौर पे पूरी दुनिया की नज़र भी है, और जैसे अभी हमारे कोलीग बता रहे थे कि ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसके स्टेलमेट होने पे हर कोई जो है वो बैठ नहीं सकता है कि जी ऑर्गेनिक आउटकम देखते हैं। तो उसी सिलसिले में फिर वही बात जो है कि पाकिस्तान की मीडिएशन और हम क्या कर रहे हैं और ये रीजन क्या कर रहा है। तो हमारी जो मेरा ख़्याल है कि हम एक बहुत एम्बिशियस प्लान पे काम कर रहे हैं। अच्छा। मोहसिन नकवी की जो विज़िट है उससे भी अगर बात जो है को जोड़ा जाए, हम इस रीजन की सिक्योरिटी जो ब्रॉडर फ्रेमवर्क है उस पे काम कर रहे हैं। और अच्छा। जिसको इस दफ़ा जो है पुतिन और जी ने जो है वो थोड़ा-सा उसका ज़िक्र भी किया है, और मैं बारहा ये कह चुकी हूँ कि हमें इस रीजन के लिए चाइना, रशिया, सेंट्रल एशिया, गल्फ कंट्रीज़ और इवन आप तुर्की को भी अगर इन्वॉल्व कर लें, तो अपना एक जो है फंक्शनल रिलेशंस के साथ एक इंडिजिनस प्लान बनाना पड़ेगा, और वो सिक्योरिटी अरेंजमेंट जो है ऑफ कोर्स फिर आगे से उसके इकोनॉमिक डिविडेंड भी होंगे, तो हम उस पे काम कर रहे हैं। तो हमारे लिए ये मीडिएशन और वो सिक्योरिटी अरेंजमेंट, और अगर हमारा ही ये प्लान है और इस्लामाबाद में बन रहा है जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, और हम ही जो है वो इसके फोररनर हैं, तो हमारे लिए मीडिएशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो उनका जो मोहसिन नकवी का ये विजिट है उसमें देखिए मीडिएशंस तो चल ही रही हैं। पाकिस्तान के पास पहले भी ईरान ने आके बता दिया कि जी मेरा ये 3 स्टेज प्लान है, ये आप आगे जो है वो पहुंचा दीजिए, ये 3 फेजेस में जो है हम नेगोशिएशन करेंगे। तो उसमें अब अगर हम देखें तो जो रीसेंट डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो यूएई जो है वो उस प्लान के अंदर मीडिएशन के अंदर खुद जो है वो इन्वॉल्व होना चाहता है। उसका ये प्रॉब्लम भी ये था कि ईरान के साथ उसके जो डिस्प्यूटेड आइलैंड है, ईरान साथ वो इस डिस्प्यूट में शामिल, तो इस वजह से यूएई को शामिल किया जाए, और अगर यूएई को शामिल किया जाता है तो फिर इसका मतलब है कि आप इजराइल माउथपीस जो है वो शामिल कर लेंगे, तो उससे फिर निगोशिएशंस जो है और मीडिएशन जो है जहाँ पे वाइड होगी, ब्रॉड होगी, उसका स्पेक्ट्रम ब्रॉड होगा, वहाँ पे वो कॉम्प्लिकेट भी कर जाएगा। एग्जैक्टली, और ये विन विन सिनेरियो भी हो सकता है फॉर यूएई एंड ईरान एज वेल। लेकिन आप ये कह रही हैं कि पोस्ट वॉर सिक्योरिटी जो अरेंजमेंट है, पाकिस्तान का गोल फिल वक्त वो है विच इज़ वेरी एम्बिशियस ट्रूली। वक्त ख़त्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया कामरान यूसुफ साहब, शाजिया चीमा साहिबा और फैज़ रहम मौजूद थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।